हेलो बच्चों, कैसे हो? देख रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का? पूरा पूरा अच्छे से देख लो बच्चों। मैं कोशिश करूंगा कि भाई जितना ज़्यादा तुम्हें मैक्सिमम कवरेज दे दूं, अच्छे से कवरेज बहुत बढ़िया तरीके से दे दूं ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो और सारे क्वेश्चन तुम्हारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बन जाए खेल खेल में। ठीक है, विदाउट एनी टेंशन। क्वेश्चंस भी मैं क्या सोच के बैठा हुआ हूँ कि क्वेश्चंस भी मैं तुम्हें लेता हूँ एक सेपरेट वीडियो में। हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, उसके अंदर सिर्फ मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तुम्हारे, जैसे मैंने उसके किए थे। कुछ PYQs कर लेंगे जेई वगैरह के, राइट, और कुछ आपके जो अच्छे अच्छे जो क्वालिटी क्वेश्चन है, डिफरेंट वेराइटीज़ के जो क्वेश्चन है अच्छे हुए आए हुए हैं, उनमें मैं एक एक वीडियो तुम्हारी बनाता जाऊँगा ताकि तुम भी ज़्यादा समय ना लगते हुए एंड रेस्पेक्टिव प्रॉब्लम तुम देख सको। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। आज हम स्पेक्ट्रम के बारे में सीखेंगे जो कि हमारे ये भोर जी ने दिया था, राइट, और लास्ट में हम आएंगे डी ब्रॉगली जी के साथ। लेकिन सबसे पहले हमें भोर जी को तो ओवर करना पड़ेगा। तो जो हमारे नील भोर जी हैं, उन्होंने हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी की थी। स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है क्लास, स्पेक्ट्रम का कुछ नहीं है। स्पेक्ट्रम इज़ वेरी वेरी लार्ज एरिया रहता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रहता है, सबको पता है। इट्स द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, है ना। लेफ्ट से अगर हम बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना, यही बात है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हो कि सर स्पेक्ट्रम रहता है। लेफ्ट साइड से अगर हम बात करें कि ये बोलते हैं ना, उसमें से मैंने एक बीच का हिस्सा उठा लिया। एक स्पेक्ट्रम है बहुत बड़ा, इधर है यूवी रेज, इधर है विजिबल रीजन आपका, ठीक है, और ये है आपका इंफ्रारेड रीजन। कौन सा रीजन? इंफ्रारेड रीजन, राइट, इंफ्रारेड रीजन। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि इधर नहीं है या इधर नहीं है। मैंने एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का हिस्से को, क्योंकि इधर भी गामा रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, और इधर भी आपके माइक्रोवेव्स हैं, राइट, रेडियो वेव्स हैं, ऑल दीज स्टफ्स आर प्रेजेंट। ये सब आपकी ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट हैं आगे, लेकिन मैंने जस्ट एक बीच का हिस्सा क्लास उठाया है टू एक्सप्लेन यू जो हमें रिक्वायर्ड है, राइट। अब सुनिए, देखो ये 3 रीजन्स हैं, और एक चीज़ हमें पता है कि जब व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दिस सीरीज, तो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ आपकी इंक्रीज करती है। अगर लैम्डा इंक्रीज कर रही है सर, तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी मस्ट डिक्रीज। बात सबको पता है, ये बात है ना। तो अब होता क्या है, व्हाट हैपेंस, आपको ये बात बताई थी मैंने, अगर ध्यान हो, हमारे बहुत सारे लेवल्स होते हैं, राइट, और धीरे 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 इन्फिनिटी तक लेवल्स होते हैं। दे आर इनफाइनाइट लेवल्स। इवन हाइड्रोजन एटम्स के लिए भी हमारा दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, ठीक है, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। अब ये जो लेवल्स हैं 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो एनर्जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग सर, एनर्जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। धीरे धीरे आप देखो नीचे से ऊपर इंक्रीज होती है। कैसे सर? आपने देखा होगा एनर्जी जो है, इसका एक जनरल फॉर्मूला जो हमारा निकल के आता है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यही होता ना, यही होता था। अच्छा, आप कहोगे सर अभी तो आपने मुझे पोस्टुलेट तो नहीं बताया बोर जी के। चिंता ना करो, अभी मैं बोर जी के पोस्टुलेट भी तुम्हें तीनों के तीनों क्लियर करूंगा बहुत अच्छे से, और डिराइव भी हम करेंगे, ठीक है। तो ई एन एथ इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, वो वहीं से ही आता है। अब जेड एटॉमिक नंबर है, एन शेल नंबर है। अगर एन को मैं इन्फिनिटी कर दूं, अगर मैं n को इन्फिनिटी कर दूं, तो सर आप देखोगे e इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा। इट मीन्स हम नेगेटिव दुनिया में जी रहे हैं गुरु। यानी कि देखो एनर्जी जो लेवल्स हैं वो नेगेटिव हैं। अगर आप n की वैल्यू 1 डालोगे, z तो 1 है ही फॉर द हाइड्रोजन। तो बच्चों जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे थे, तो आपकी एनर्जी यानी कि इनफाइनाइट अगर हम बात करें, तो एनर्जी आपकी इनफाइनाइट लेवल पे क्या हो रही है सर? 0 हो जा रही है। तो अगर आप n की वैल्यू अगर आप 1 डालते हो, अगर आप n की वैल्यू सर देखो, क्योंकि z की वैल्यू तो 1 ही है हाइड्रोजन की वजह से, तो अगर आप n की वैल्यू 1 डालते हो तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो धीरे 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 आप देखोगे एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? धीरे 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 एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आप E2 निकालना चाहोगे तो -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर, तो डिवाइड बाय 4 यानी कि लगभग लगभग -3.4। तो आप देखोगे धीरे धीरे एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है और इन्फिनिटी पे आके आपकी एनर्जी 0 हो जा रही है।
इसका तात्पर्य ये है कि अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, क्या अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटी के उस पार जाना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सर एनर्जी जैसे जैसे लेवल्स आपके बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बट एनर्जी जो डिफरेंस है वो आपका डिक्रीज होगा। जैसे बोल रहे हैं ना, एनर्जी जो डिफरेंस है, यानी कि E2 माइनस E1 ग्रेटर देन E3 माइनस E2 ग्रेटर देन E4 माइनस E3 एंड सो ऑन। ध्यान रखना क्लास, ये बड़ा पॉइंट काम का है, और इसी वजह से याद करिए क्रोमियम के बीच में, जो क्रोमियम में 3D और 4s के बीच में एनर्जी जो डिफरेंस होता था वो इसी वजह से होता था गुरुजी। ठीक है, जो एनर्जी उसमें डिफरेंस आता था ना वो इसी वजह से आता था, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस धीरे 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 जो गैप्स हैं वो कम होते चले जाते हैं जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो। बात समझ में आई यहाँ तक? चलो, तो कहानी को मैं अब आगे बढ़ाता हूँ कि होता क्या है। अब यहाँ से याद करो, आपको E2 माइनस E1, ये थर्ड पॉस्टुलेट है हमारा। जब हम पॉस्टुलेट्स पढ़ेंगे तो आप देखोगे भी, ठीक है। ये बोर्ड जी का थर्ड पॉस्टुलेट, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। इससे प्रूव होता है, एक आपकी इक्वेशन ना निकल के आती है 1 अपॉन लैम्डा। इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, नॉट टू इशू। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। ये और ये दिस 1 अपॉन लैम्डा को क्लास हम बुलाते हैं वेव नंबर। क्या बुलाते हैं इसको हम? वेव नंबर। क्या बुलाते हैं क्लास? वेव नंबर। ठीक है। अच्छा, वेव नंबर की डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए। वेव नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ से बात करें ये, ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर की दूरी है ना, तो कितनी वेव्स हैं? 1 और ये आधी, यानी कि 1.5 है ना। तो यानी कि वेव नंबर क्या हो गया आपका यहाँ पे? 1.5। द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्लास। क्लियर? और दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, जो सबको पता है। और RH क्या होता है? रिडबर्ग, RYD, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी क्लास वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आप मीटर में भी लिख सकते हो 1.09677 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। वन एंड सेम थिंग, राइट? तो ये दो वैल्यूज आप कहोगे सर आई कहाँ से? अगेन मैंने वही बोला, जब आपकी एनर्जी जो डिफरेंस है दोनों की आप वैल्यूज जब डालोगे, सारा प्रूव करोगे। मैं इसको एक दिन लेक्चर में इसको प्रूव करके तुम्हें दिखाऊंगा कि यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, ठीक है। तो लेकिन अभी इतनी ज़्यादा उसकी नेसेसिटी नहीं है। तो आपने ये N1 क्या है? जो आपका एनर्जी लेवल है, और N2 क्या है? जो आप ऊपर से नीचे तक आ रहा है। तो हमने एक चीज़ होती है जो थर्ड पोस्टुलेट के अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल पे है, ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे है और उसको अगर एनर्जी मिल रही है, इफ इट्स गेटिंग सम एनर्जी, तो डेफिनेटली वो ऊपर जाएगा। मानते हो? डेफिनेटली वो कहाँ जाएगा सर? ऊपर जाएगा। और जब वो ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली थोड़े समय के लिए वहाँ रुकता है, और बहुत पल समय के लिए, वो समय कितना है? 10⁻³ मिली सेकेंड, उतने समय के लिए वो रुकता है, और वो समय बिता के वो वापस आता है। और जब वो वापस आ रहा होता है तो जितनी एनर्जी उसने गेन की थी उतनी एनर्जी वो रिलीज कर देता है इन अ फॉर्म ऑफ फोटोन। तो मेरा क्या कहना है कि अगर फर्स्ट लेवल पे हम बात करें तो सेकंड से फर्स्ट पे गिरे, चाहे थर्ड से फर्स्ट पे गिरे, चाहे फोर्थ से फर्स्ट पे गिरे, तो कुछ ना कुछ फोटोन रिलीज होंगे सर। होंगे नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। जब आप फर्स्ट लेवल पे आपका फोटोन रिलीज होंगे तो फोटोन की एनर्जी भी होगी, दैट इज एच न्यू, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? hc/λ। होता नहीं होता है? तो यानी कि अब अगर वो ऊपर से नीचे गिरते हैं और फर्स्ट लेवल पे गिरते हैं क्लास, स्पेशली मैं किस पे बोल रहा हूँ? फर्स्ट लेवल पे अगर गिरते हैं तो उनकी जो वेवलेंथ निकल के आती है दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू द अल्ट्रावायलेट रीजन। मैं एग्जांपल से भी समझाता हूँ ताकि तुम्हें और क्लियर हो। मान लो ये 0 से 4000 की रेंज है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान रखना, डोंट एज्यूम दीज वैल्यूज कि यही वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। मान लो अल्ट्रावायलेट रीजन की रेंज है 0 से 4000 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है, ये उसकी रेंज है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरता है ना, ऊपर से नीचे गिर रहा है शेल से, जब वो ऊपर से नीचे गिरता है फोटोन रिलीज होगा। अब जो फोटोन रिलीज हुआ उसकी जो वेवलेंथ निकल के आई वो आई लेट अस एज्यूम 2500।
तो सर डेफिनेटली 2500 किस में लाई करेगा, इसमें लाई करेगा नहीं करेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य वो है, एंड इट वॉज फाउंड आउट बाय लाइमन, उस लाइमन ने फाइंड आउट किया था, राइट। इसने किसने फाइंड आउट किया था, लाइमन जी ने फाइंड आउट किया था। तो इसलिए अपना नाम से उसने दे दिया लाइमन सीरीज, जिसमें n1 की वैल्यू फिक्स है, लाइमन सीरीज, ठीक है, लाइमन सीरीज जिसमें n1 की वैल्यू फिक्स है और n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3 एंड इंटिल इन्फिनिटी। सही है क्लास। तो 1/λ इज इक्वल टू आप लिख सकते हो RH 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, और z स्क्वायर तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। क्लियर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है जो बहुत बार कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो अब लाइमन के केस में हाउ शुड आई फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ किस केस में आएगा। बिल्कुल सही बात, थोड़ी सी देखा जाए तो कॉमन सेंस है, ठीक है, जरूरत भी पड़ती है मैक्सिमम मिनिमम की। खुद सोचो, जैसे जैसे ऊपर जाओगे यानी जितना एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, इजिकल टू क्या होता है एच न्यू, ये डेल्टा ई इजिकल टू कितना होता है एच न्यू। तो जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी। यानी कि अगर इन्फिनिटी से 1 पे गिरेगा तो यू विल अचीव द मिनिमम वेवलेंथ, यू विल अचीव द मिनिमम वेवलेंथ। और अगर आप देखो 2 से 1 पे अगर गिरता है, 2 से अगर 1 पे गिरता है तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया, मिनिमम हो गया। एनर्जी डिफरेंस मिनिमम हो गया तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ मैक्सिमम हो गई। तो इससे हमें थोड़ी अपनी कॉमन सेंस से भी आंसर निकालना पड़ता है। तो अब मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, यहाँ से रब कर रहा हूँ क्लास, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, एनर्जी डिफरेंस जो रहता है, यानी कि अगर मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है, ध्यान रखना फॉर लाइमन, है ना, फॉर लाइमन, तो 1/λ RH है, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने जा रहे हैं तो 2 का स्क्वायर, यानी कि RH 1/1 माइनस 1/4, Z की वैल्यू 1 ले रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। 4 और ये 4 माइनस 1 3 और ये 1/λ मैक्स, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, 4/3 RH। इज इट क्लियर, गॉट इट। तो लैम्डा मैक्स मेरा ये आ जाएगा। और लैम्डा मिनिमम अगर हम बात करें तो लैम्डा मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए आपने देखा क्या है, इन्फिनिटी से 1 पे गिरना चाहिए। 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो लैम्डा मिनिमम यानी कि लैम्डा मिनिमम आ जाएगा आपका 1/RH। आई होप इज इट क्लियर बच्चों, ठीक है, इज इट क्लियर, श्योर, पक्का। तो लैम्डा मिनिमम भी आ गया, लैम्डा मैक्सिमम भी आ गया। अब सिमिलरली ऐसे ही हम केसेस देखेंगे फॉर द बाल्मर, राइट, अलग अलग सीरीज थी, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पीफॉन एंड हम्फ्री। These are all the series at that time which were discussed regarding hydrogen spectrum, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू उसी के साथ करते हैं आगे की बातें, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ। बाकी सब सेम ही रहेगा क्लास। लो, अब फटाफट तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या हम बात कर रहे हैं, यू हैव रिटन, ठीक है। नाउ देखो, नाउ फॉर बाल्मर अगर हम बात करते हैं फॉर बाल्मर क्योंकि बाल्मर ने फाइंड आउट किया था ये, तो बाल्मर जी ने क्या कहा कि सर n1 की वैल्यू 2 होगी, सेम 1 2 3 4 5 6। अब वो कहाँ पे गिरेगा सर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो अब कहाँ से कहाँ गिर रहा है, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2 एंड सो ऑन, है ना। 2 लेवल पे अगर गिर रहा है वो, इफ इट इज फॉलिंग एट आपका n इज इक्वल टू 2, तो n1 की वैल्यू फिक्स हो गई, n2 की वैल्यू कुड बी एनीथिंग, 3 4 5 टिल इन्फिनिटी। अगेन आई विल पुट इन अ लैम्डा इज इक्वल टू RH। सबसे ईजी पार्ट है क्लास, 2 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, राइट, ये आ गया मेरा आराम से। अगेन इफ आई वांट टू, और हाँ वन मोर थिंग, लाइमन के लिए तो अल्ट्रावायलेट था, है ना, तो इन्होंने पाया जो वेवलेंथ इसमें आएगी डेट विल कॉरस्पॉन्ड टू द विजुअल रीजन। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बाल्मर के अंदर जो भी वेवलेंथ, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन
फॉल होगा तो फोटोन तो रिलीज होगा ही होगा, और जो फोटोन रिलीज होगा तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दैट फॉल इनटू द विजिबल रीजन, और विजिबल रीजन तुम सबको पता है वेबग्योर, ये भी बड़ी काम की चीज़ है। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो हमें पता है वेवलेंथ बढ़ती है, तो इसी वजह से बोला जाता है रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से। ठीक है, बात समझ में आई? नाउ अब इसका भी मैं मैक्सिमम निकाल सकता हूँ सर सेम लॉजिक से। लैम्डा मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक होगा सर? 3 से 2 होगा, तो RH और 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9 4 जा 36, 4 9 9 माइनस 4 दैट इज RH एंड 1/लैम्डा मैक्सिमम। खुशी खुशी ये लो आ गया, तो कितना आ गया सर? 36/5 RH, ये मेरी मैक्सिमम वेवलेंथ आ गई। और मिनिमम वेवलेंथ अगेन आई कैन से फ्रॉम इन्फिनिटी टू 2। क्लियर हो रही है बातें अब मेरे ख्याल से? इफ यू वांट टू अचीव द मिनिमम वेवलेंथ फॉर द बाल्मर, अगेन वी आर टॉकिंग फॉर बाल्मर, राइट? तो 1/RH 1/n1 स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1/infinity का स्क्वायर क्लास, अगेन यानी कि 4, इट विल बी लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 4/RH। क्लियर है? बात समझ में आ गई, राइट? तो सेम फंडे से आप बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हो, तो बहुत सिंपल है। नाम मैं फटाफट लिख देता हूँ क्विकली। फॉर बाल्मर हो गया, अगला है हमारा फॉर पैशन। ठीक है, लिख लिया? डन? अरे लिख लो भाई, गुरुजी लिख लो। गुड 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 गुड, ठीक है। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं फटाफट। फॉर लाइनमन के बाद, बाल्मर के बाद पैशन। अब आइए पैशन के बारे में, अब आई पैशन की बारी। ठीक है, फॉर पैशन, PASCHEN, फॉर पैशन। पैशन के लिए क्या करें भाई? एक और चीज़ है ना, तो N1 की वैल्यू किसकी आएगी सर? 3 आ जाएगी, और N2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ? 4 5 6 और हाँ इन्फिनिटी तक। ठीक है, कहाँ पे लाई करेगी इसकी वेवलेंथ? इसकी जो लाई करेगी इट विल लाई इन अ इंफ्रारेड रीजन। कहाँ पे लाई करेगी? इन द इंफ्रारेड रीजन। क्लियर? तो इंफ्रारेड रीजन में वो लाई करेगी, रिमेंबर दैट। ठीक है, श्योर? तो N1 की वैल्यू इतनी हो गई, तो सेम 1/लैम्डा इज इक्वल टू RH 1/n1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इनटू Z स्क्वायर। ठीक है, कंटिन्यू। ऐसे ही आपका इसका लैम्डा मिनिमम निकाल दोगे। ध्यान रखना बस, पैशन सीरीज लाई ना इंफ्रारेड रीजन। क्लियर? श्योर? अरे अब आई पैशन तो हो गया था सर जी, अब आ जाओ ब्रैकेट के बारे में। ब्रैकेट है, पी फंड है, और आपकी एक सीरीज और है हम्फ्री, जो बहुत कम लोगों को पता होती है। तो देखिए सबसे पहले आ जाइए ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट के बारे में। ठीक है, ब्रैकेट के बारे में, तो ब्रैकेट में क्या होता है सर? N1 की वैल्यू कितनी रहेगी? 4 रहेगी, है ना? और N2 की वैल्यू कितनी रहेगी सर? 5 6 7 एंड आपका इन्फिनिटी तक जाएगी। सही है? तो N1 की वैल्यू कितनी है? 4, और N2 की वैल्यू 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी। तो अगेन द सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू RH, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इनटू Z स्क्वायर। क्लास की फॉर्मूला बार बार, इनफैक्ट अगेन एंड अगेन वी विल बी यूजिंग इट, तो प्लीज़ इसको दिमाग में रखने का है ना। RH आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है जिसको आपको ऑलरेडी पता है, और 1/लैम्डा आपका वेव नंबर होता है। क्या होता है? वेव नंबर होता है ना। तो ब्रैकेट के लिए अगेन जो ब्रैकेट रहता है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, थोड़ी देर पहले भी, तो आपका ये UV है, ये आपका विजिबल है, ठीक है, और ये बेचारा आपका इंफ्रारेड है, ये बताया था ना। ठीक है, UV है, विजिबल है और इंफ्रारेड है। तो आपकी जो पैशन है, ब्रैकेट है, और ये जो पी फंड आएगा, वो तीनों के तीनों, ये आपका पैशन, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट और ये आपका पी फंड, तीनों के तीनों आपकी ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं। ठीक है गुरुजी? अच्छा, तो इसके अंदर अगेन आपको अगर मिनिमम और मैक्सिमम निकालना हो तो सेम फंड है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, आइए अब आ जाओ ये पी फंड। पी फंड के लिए सेम, इसको हम फंड बोलते हैं, वैसे तो पी साइलेंट रहता है। तो अब आ जाओ, तो N1 की वैल्यू कितनी है? 5, तो N2 की वैल्यू कितनी होगी? 6 7 एंड इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकती है।
ठीक है क्लास। अच्छा, अब एक सीरीज और होती है, सेम फॉर्मूला आप पुटअप कर सकते हो, सेम समथिंग। तो अगेन इट विल लाई इन अ इंफ्रारेड रीजन, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद एक सीरीज़ और होती है हम्फ्री, HUMPHERY, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक अंतर है, N1 आपका 6 है, N2 वैल्यू आपका कितना है 7, 8, 9 इन्फिनिटी तक हो सकता है। बट अंतर इतना पड़ेगा कि सर ये मेरा फार इंफ्रारेड रीजन है, फार इंफ्रारेड रीजन है, जहाँ पे आप बोल सकते हो हम्फ्री लाइंस लाई करती हैं। ठीक है, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर हम्फ्री जो लाइंस हैं वो आपकी लाई करती हैं फार इंफ्रारेड रीजन में। रिमेंबर दैट, फार इंफ्रारेड रीजन में, सही है, फार इंफ्रारेड रीजन में। इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, नाउ अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं डेफिनेटली, फटाफट जल्दी से। ठीक है, लिखिए ये, अरे लिख लो भाई, जल्दी जल्दी लिख लो गुरुजी, लिख लो फार इंफ्रारेड। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ चुका है एक अच्छे से क्वेश्चन में। अब आ जाओ आगे, ये आपको बता दिया। एक और चीज़ क्लास बता देता हूँ, शायद बताई भी हो मैंने कभी पहले, कि इसके अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर वो यूज़ आती ही है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने को पूछते हैं। सबसे इजी वे में बताऊंगा आपको हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस तो ये मेरे बहुत सारे होती हैं। और हाँ, एक चीज़ रह गई, बताता हूँ अभी। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे हैं? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और इन्फिनिटी तक जा रही हैं। बहुत सारी लाइंस हैं, बहुत सारे आपके शेल्स हैं। अगर मान लो 5th से 1 पे गिर रहा है, आपको ये तो बात पता ही है, अगर 5th से 1 पे गिरता है तो फोटोन रिलीज होता है। फोटोन मतलब एक स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, है ना, ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। तो क्वेश्चन आता है बहुत बार, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम 5 to 1 फॉर एग्जांपल, इसका एक बहुत इजी फंडा है क्लास, इसका एक बेसिक फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस समीशन n2 माइनस n1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 से 1 पे गिर रहा है, ठीक है, तो क्या करो सर, 5 माइनस 1 कितना आएगा सर जी 4, तो 4 + 3 + 2 + 1, जैसे फैक्टोरियल्स में होता था ना, वहाँ मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे समीशन में 4 + 3 + 2 + 1, यानी कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 विल बी द आंसर। सबसे आसान तरीका, सबसे इजी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं है जो बाकी इंस्टीट्यूट्स ने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग गुरुजी, अब इसके अंदर कभी कभी क्वेश्चन आता है थर्ड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, क्या है वो, है ना। देखो तुम आसानी से बताता हूँ, थोड़ा सा प्यार से, आइए। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हमें ये बात पता है कि जब अगर n = 1 पे गिरता है तो लाइमन होता है, अगर n = 2 पे गिरता है तो बाल्मर होता है ना, यही होता है। तो अगर 2 से 1 पे गिर रहा है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट लाइन, कंफ्यूज ना होना, फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन। ठीक है, पहली लाइन है ना लाइमन। ठीक है, अगर 3 से 1 पे गिरता है तो आप बोल सकते हैं उसको सेकेंड लाइन ऑफ द लाइमन, है ना, आप ऐसे बोल सकते हो क्लास। और अगर 4 से 1 पे गिरता है तो आप बोल सकते हो थर्ड लाइन ऑफ द लाइमन। ऐसे ही सेम थर्ड लाइन ऑफ लाइमन, है ना। सेम वे में अगर हम डिट्टो क्लास, है ना, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अगर 3 से 2 पे गिरता है तो अगर हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर। और अगर 4 से 2 पे गिरते हैं तो क्या बोलेंगे, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर। सही है, एंड सो ऑन, दिस इज वी से। तो हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन ऑफ द बाल्मर, दिस इज़ द थिंग विच नीड टू बी डन, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं भी बोल रहा था रह गई थी, वो है लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन क्या होती है? जैसे आपकी हम्फ्री सीरीज़ है, लाइमन सीरीज़ है, एक लिमिटिंग लाइन भी होती है। कुछ नहीं है, लिमिटिंग लाइन में n2 की जो वैल्यू है इन्फिनिटी रख दो। n2 की वैल्यू यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू है इन्फिनिटी, n1 कुछ भी हो सकता है सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो n2 की वैल्यू लिमिटिंग लाइन में क्या होता है? लिमिटिंग लाइन क्या होता है? n2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और n1 की वैल्यू 1, 2 कुछ भी, एनीथिंग। बात समझ में आ गई नहीं आ गई?
ठीक है, तो यहाँ तक आपकी पिक्चर मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी है अच्छे से। तो मूवी को आगे स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली कंटिन्यू भी रखेंगे, बोहर जी के पोस्टुलेट भी देखेंगे। तुमने यहाँ तक देख लिया है, वो अपने स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊँगा ताकि आपको समझ में भी आए कि कैसे हमें वो क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप इट इज़ क्लियर। तुम्हारे सारी सीरीज़ भी हो गई हैं, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पैशन, ब्रैकेट, टीफर्न एंड हम्फ्री सीरीज़। यही हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो मेन अड्डा होता था वो। और उससे पहले मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपको सिखा दिया है, राइट। टॉपिक्स अभी भी बहुत सारे हैं, ध्यान रखना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और अच्छी चीज़ क्लास ये भी हो रही है साइमल्टेनियसली तुम्हारा फिजिक्स के अंदर जो डुअल नेचर ऑफ मैटर एक चैप्टर है, मैंने वो भी तुम्हारा जो 12th में है वो भी मैंने कवर अप करवा दिया है, सारे ग्राफ्स वगैरह। तो तुम्हें बहुत 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 बेनिफिट होगा। और रिलेटेड टू द क्वेश्चन उसके बहुत सारे मैं लूँगा भी, ठीक है, ताकि हम वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन भी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें कैसे नहीं है, वी विल बी टेकिंग। ठीक है, चलो सीखते रहिए, करते रहिए TCC के संग। थैंक यू।